बहू बनी छिपकली। दिव्या सुबह के समय अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। दिव्या को छिपकली से बहुत डर लगता था। तभी अचानक दीवार पर से एक छिपकली दिव्या के ऊपर गिर जाती है। दिव्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहां उसकी सास जानकी देवी आती है। सास दिव्या पर गुस्सा करती है क्योंकि दिव्या के चिल्लाने की वजह से सास की गहरी नींद खुल जाती है। अरे सत्यानाश हो तेरा, तेरी वजह से मेरी नींद खराब हो गई। न जाने क्या सिखाया है तेरी माँ ने, ना तो कोई तरीका आता है ना ही घर का कोई काम आता है ढंग से। अरे जीना दुश्वार कर रखा है तूने। जब से इस घर में आई है चैन की नींद ही नहीं लेने देती। आए दिन हमेशा ऐसी चीजों में चिल्लाती रहती है। अरे चाहती क्या है तू? यही चाहती है ना इसी चिल्लाने की वजह से मुझे अटैक आ जाए और मैं मर जाऊं। माफ करना माँ जी, दरअसल बात यह है कि मेरे ऊपर छिपकली गिर गई और आपको तो पता है ना मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। इस वजह से मेरी चीख निकल गई। तेरी इस चीख के चक्कर में मेरी नींद खराब हो गई, उसका क्या? ये सब ना बिगड़ैल लड़कियों की हरकतें होती हैं, जिन्हें माँ बाप ने शादी से पहले कुछ नहीं सिखाया होता और अक्सर लड़की अपनी माँ से ही सीख कर आती हैं। तेरी माँ भी तेरी तरह निकम्मी होगी, इसलिए तेरी भी हरकतें ऐसी हैं। माफ करना माँ जी, सब कुछ अनजाने में हो गया, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपकी नींद खराब करूं। अरे जरा इस छिपकली को तो देख, तुझसे ज्यादा मासूम है और छोटी है। मुझे तो लगता है कि छिपकली तुझे देखकर डर गई होगी। माफ करना माँ जी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई। अब जाकर आप फिर से सो जाइए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी मेरी वजह से। ऐसे ही एक दिन दिव्या घर का काम निपटाकर मार्केट जाने की तैयारी करने लगती है क्योंकि घर में सब्जियां खत्म हो चुकी थीं। दिव्या को घर वापस आने में थोड़ा सा देर हो जाता है, जिस पे सास अपना कहर बरसाना शुरू कर देती है। क्यों भाई, मार्केट से घर वापस आने में इतना समय लगता है क्या? तू दिखाना क्या चाहती है कि मैंने कभी घर का काम नहीं किया? मैं कभी मार्केट नहीं गई सब्जी लेने के लिए? सच सच बता दे, कौन सा आशिक मिल गया था तुझे मार्केट में जो तूने इतना समय लगा दिया? आखिर ससुराल में कौन सा आशिक बना लिया तूने जो तुझे इतना समय लग गया? 1-1.5 घंटे तक का कहाँ थी? अपने आशिक के साथ कहाँ मुँह काला करवा रही थी? दिव्या को अपनी सास के मुंह से ऐसे उल्टे शब्द सहन नहीं होते। वो अपनी सास को सुनाते हुए बोलती है। माँ जी, आपको मुझे जो बोलना है बोलो, लेकिन कम से कम मेरे चरित्र में उंगली मत उठाओ। घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं मार्केट गई थी और वहाँ से आने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन लेट आने का मतलब ये नहीं कि मेरा किसी से चक्कर चल रहा है या फिर मैं कहीं मुंह काला करवा रही हूँ। अगर मेरी जगह आप भी मार्केट गई होती और आपको इतना समय लग जाता तो क्या इसका मतलब आप भी मुंह काला करवा रही थी? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी, और तेरी जुबान को नहीं रहने दूंगी। तब जाकर तुझे अक्ल आएगी कि तू किससे बकवास कर रही है। माफ करना माँ जी, मैं जानती हूँ कि आज मैंने आपसे पहली बार इस तरह से बात किया है, लेकिन आज आपने मेरे चरित्र पर उंगली उठाकर अच्छा नहीं किया क्योंकि मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं है। मैं अपना सारा समय अपने परिवार को देती हूँ और इतना सब कुछ करने के बाद आप मुझे हमेशा हर छोटी छोटी चीजों को लेकर सुनाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सब बर्दाश्त करूंगी। मैं तुझे बर्दाश्त करने के लायक ही नहीं छोड़ूंगी। रुक जा, मैं आज वह करूंगी जो मैंने कभी नहीं किया। सास दिव्या को रसोई घर में ले जाती है। चिमटा गर्म करके दिव्या को गर्म गर्म चिमटे से दाग देती है। ऐसे ही रात में दिव्या खूब रोती है। रोते रोते छत पर चली जाती है। हे भगवान, क्या हो गया मेरे साथ? आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जो मुझे ये सब सहने को मिल रहा है? शादी के बाद लड़की बहुत सारे अरमान लेकर आती है अपने ससुराल में कि उसे ससुराल में सास के रूप में माँ मिलेगी, पति के रूप में जीवन साथी मिलेगा जो उसके हर दुख सुख में साथ देगा। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। मेरा सपना सब कुछ टूट के चकनाचूर हो गया। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं छत में कूद कर अपनी जान दे दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मैं जीने लायक हूँ। परेशान हो गई हूँ ऐसी जिंदगी से। इतना बोलकर दिव्या छत से कूदने वाली थी कि तभी एक छिपकली उसके आगे आकर गिरती है। छिपकली देखकर दिव्या पीछे की ओर हटती है और डर जाती है। हे भगवान, इस दुनिया में अब कोई मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन इस छिपकली को मुझसे बहुत प्यार है। ये हमेशा कभी न कभी तो आ ही जाती है मेरे पास, लेकिन क्या करूं, मुझे तुझसे बहुत डर लगता है छिपकली। खैर, अब मैं जो करने जा रही हूँ वे सिर्फ तू ही देख रही है। इतना बोलकर दिव्या फिर से छत से कूदने जाती है। तभी वो छिपकली एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और दिव्या से बोलती है।
रुको दिव्या, घबराओ नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी दादी सास हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी बहू बहुत बुरी है, वे हमेशा तुम पर अत्याचार करती है। मैं अपने जीते जी उसे सुधार नहीं पाई, लेकिन अब चाहती हूँ कि उसे अपने किए का पछतावा हो और अपनी गलती महसूस हो। दादी, आप तो मर गई थी ना, और आप एक छिपकली से औरत कैसे बन गई? दरअसल मुझे मरे हुए कई साल हो चुके हैं, और मुझे मरने के बाद एक छिपकली का रूप दे दिया गया, और मैं हमेशा अपने घर में यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ। मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरी बहू तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करती है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी। अब पानी सर के ऊपर आ चुका है, इसलिए मेरी बहू को सबक सिखाने के लिए अब तुम्हारे शरीर में मैं प्रवेश करूंगी। जब भी मेरी बहू तुम्हारे साथ बुरा करेगी तो मैं खुद उसे ठिकाने पर लगाऊंगी। इतना बोलकर वो छिपकली दिव्या के शरीर में घुस जाती है। ऐसे ही अगली सुबह दिव्या रोजमर्रा की तरह रसोई में काम कर रही थी, तभी वहाँ की शादी और दिव्या से कहती है, अरे ओ महारानी, खाना बनाने में इतना समय लगता है क्या? कभी तो काम धंधा कर लिया कर और मुझे खुश कर दिया कर। भूल गई क्या, चिमटा गर्म करके तेरी जुबान जलाई थी। अगर ज्यादा बकवास करी मुझसे तो पूरा शरीर जला दूंगी। अच्छा बुढ़िया, तेरे अंदर इतनी ताकत आ गई कि तू मेरा पूरा शरीर जलाएगी। एक काम कर, मेरे शरीर को हाथ लगा कर दिखा। दिव्या के इतना बोलते ही दिव्या का आधा शरीर छिपकली वाला हो जाता है और आधा इंसान वाला। ये देखकर सास घबरा जाती है और वो अपने ही घर में यहाँ वहाँ भागने लगती है। दिव्या अपनी सास को बुरी तरह से डरा देती है। वो आसमान में उड़ते हुए अपनी सास को परेशान करने लगती है और उसे बुरी तरह से मारती है, जिसके बाद जानकी थक हार कर दिव्या से माफी मांगती है और कहती है, मैं जानती हूँ बहू कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरे साथ तू ऐसा मत कर। ये सब क्या हो गया तुझे? तू ऐसे कैसे बदल गई? तेरे ऊपर जरूर किसी ने टोना टोटका कर दिया। मेरे ऊपर किसी ने टोना टोटका नहीं किया। बस इतना ध्यान रखना अब आगे से तू, कि तूने कभी भी मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मेरा यही रूप तुझे देखने को मिलेगा। सास बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब आगे से वो कभी भी दिव्या को परेशान नहीं करती है। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। नेहा अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। नेहा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर गरीबी की वजह से वो ज्यादा पढ़ नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन नेहा के गांव में एक महामारी फैल जाती है और गांव के ज्यादातर बूढ़े बुजुर्ग लोग बीमार पड़ने लगते हैं। माँ पापा, आप दोनों कुछ दिनों तक घर से बाहर जाना बंद कर दो। जानते हो ना, गांव में एक कैसी महामारी फैली है। अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? बिना तेरी शादी किए मैं और तेरी माँ नहीं मरने वाले। और वैसे भी अगर मैं बाहर जाकर काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? नेहा बेटा, तू अपने पिता की और मेरी चिंता करना छोड़ दे, हमें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी ये बीमारी उन्हीं को हो रही है जो पहले से बीमार है या जिसे पहले से कोई बीमारी है। तेरे माता पिता बिल्कुल ठीक है, इसीलिए अब चिंता मत कर। जानती हूँ माँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे फिर भी आप दोनों की फिक्र लगी रहती है। अच्छा, अब आप दोनों जाकर खेत में काम कर सकते हैं, मैं गांव में बीमार लोगों को देखने जा रही हूँ। अपने पिता की बात सुनकर नेहा चुप हो जाती है और उसके पिता काम के लिए चले जाते हैं। नेहा को अपने पिता की चिंता होती है, इसलिए वो भी खेत में चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसके पिता सही से काम कर रहे हैं। नेहा घर के लिए वापस आने लगती है, तभी उसकी टक्कर राहुल नाम के लड़के से होती है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। कोई बात नहीं। वैसे यहाँ सरकारी कैंप कहाँ लगा है? इस गांव में कोई महामारी फैली है ना? आप कौन है और आपको कैसे पता? मैं एक डॉक्टर हूँ और शहर से यहाँ पर लोगों का इलाज करने के लिए आया हूँ। इसका मतलब आप गांव में नए हैं। चलिए, मैं आपकी मदद करती हूँ और आपको कैंप तक ले जाती हूँ। अब राहुल कैंप में बीमार लोगों का इलाज करता और नेहा अपने गांव के सभी बूढ़े लोगों को राहुल के कैंप में ले जाती। ऐसे ही एक दिन राहुल नेहा से बोलता है, नेहा, मुझे एक नर्स की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ काम कर सकती हो? पर मुझे तो नर्स का कोई काम नहीं आता। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। नेहा राहुल की बात मान जाती है और उसके साथ कैंप में रहकर काम करने लगती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और कब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन
मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे गांव की लड़की से प्यार हो जाएगा। कैसे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, कुछ पता ही नहीं चला। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ रहकर नर्स का काम कर पाऊंगी या कभी प्यार कर पाऊंगी। मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि मैं घर वालों की मर्जी से ही शादी करूंगी। अच्छा, क्या अब भी तुम घर वालों की मर्जी से शादी करोगी? अब तो तुम मेरी जिंदगी में आ चुके हो, अब किसी और के बारे में सोचना है कि जब तुम मेरे साथ हो। नेहा और राहुल एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक नेहा की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो कैंप नहीं जा पाती। उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसकी उल्टी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और वो बार बार चक्कर खाकर गिर रही थी और उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी। कितने दिन हो गए मुझे बीमार पड़े, मैं कैंप भी नहीं जा पा रही। लगता है अब मुझे अपनी दवाई लेनी ही पड़ेगी। और राहुल भी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं उसको अपनी तबीयत के बारे में बता देती हूँ। अब नेहा बिना कोई देरी करे राहुल को मैसेज कर देती है और जैसे ही दवाई लेने के लिए बिस्तर से उठती है, वो चक्कर खाकर फिर से बेहोश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक नेहा बीमार रहती है और इसी बीच राहुल बिना नेहा को बताए अपना फोन बंद कर लेता है और शहर वापस चला जाता है। और कुछ दिनों बाद नेहा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे अपने प्रेग्नेंट होने का पता चलता है तो वो सबसे पहले भागती हुई राहुल के घर जाती है, जो राहुल ने कुछ महीने के लिए किराए पर लिया हुआ था। राहुल, राहुल दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। नेहा बार बार घर का दरवाजा पीटती है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद नेहा घर के बाहर दरवाजे पर बैठकर रोने लगती है। राहुल, ऐसे समय में मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तब तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा और तुम भी यहाँ पर नहीं हो। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम कौन से शहर में रहते हो, कहाँ रहते हो। अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, मैं क्या करूँ? बेचारी नेहा रोती बिलखती घर जाती है और इस राज को सबसे छुपाने की कोशिश करने लगती है। पर नेहा का ये राज ऐसा राज था जो छुपाए नहीं छुप सकता था और आखिरकार एक दिन उसके घर वालों को भी पता चल जाता है। इतना बड़ा धोखा, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। तूने कभी सोचा भी है अगर गांव वालों को पता चल गया कि मेरी बेटी बिन बिहाई माँ बनने वाली है तो गांव वाले हमारे साथ क्या करेंगे? अब कौन करेगा तुमसे शादी? कौन थामेगा तेरा हाथ? तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर दूंगी। बेशर्म, तूने गलती नहीं पाप किया है। तूने हमारी इज्जत उछाल दी है पूरे समाज में। ऐसी बेटी होने से तो अच्छा मैं बेऔलाद रहता। देख नेहा बेटा, हम अमीर नहीं है जो इस बात को दबा ले या मोटी रकम देकर तेरी शादी करवा दे। इसीलिए अभी भी वक्त हाथ से नहीं निकला। तू कल सुबह मेरे साथ हॉस्पिटल चल और अपने इस पाप को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दे। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? तुम खुद एक माँ होकर दूसरी माँ से कैसे बातें कर सकती हो? मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। इसमें एक नन्ही सी जान की क्या गलती? ये तो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आई। अगर तू अपने होने वाले बच्चे को नहीं मार सकती तो खुद को मार दे या हमें मार दे। ऐसे भी तूने जो किया है ना, उससे हम वैसे ही जीते जी मर चुके हैं। नेहा बेटा, मान जाओ मेरी बात और गिरा दे अपनी इस बच्ची को। इस बच्चे से छुटकारा पाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती। मैंने सच्चा प्यार किया था और ये बच्चा मेरे प्यार की निशानी है। राहुल ने मुझे धोखा दिया है, मैंने नहीं। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तू अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं कर सकती तो निकल जा मेरे घर से। आज से हम भी तेरे माँ बाप नहीं, तेरे माँ बाप तेरे लिए मर चुके हैं। नेहा के माता पिता नेहा की इस गलती के लिए उसे माफ नहीं कर पाते और घर से निकाल देते हैं। पर नेहा भी हिम्मत नहीं हारती और अकेले ही घर छोड़कर चली जाती है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अकेले पालूंगी और इस दुनिया में लाऊंगी। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। अब नेहा अपना सामान लेकर एक छोटे से शहर में चली जाती है और एक छोटी सी नौकरी करने लगती है। बहुत जल्द नेहा को एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद नेहा अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करती है और अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीती है। चूचू चिड़िया की कहानी।
चिंकी चिड़िया बहुत गोरी और सुंदर थी। उसे हमेशा अपने रंग का थोड़ा घमंड रहता था। ऐसे ही एक दिन चिंकी चिड़िया शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी सुंदरता का और अपने मेकअप को बढ़ावा दे रही होती है। तभी उसकी माँ कोयल उससे कहती है, मुंह पर लाली पाउडर चिपकाकर कुछ समय के लिए तेरी सुंदरता बढ़ जाएगी, पर तेरी किस्मत नहीं बदलेगी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो माँ, साफ साफ कहो ना। अरे अगर किस्मत में काला पक्षी लिखा है तो काला ही मिलेगा तुझे, और रंग में क्या ही रखा है। मैं भी तो काली हूँ, पर देख तू गोरी हो गई। वो इसीलिए माँ क्योंकि मैं पापा पर गई हूँ, ना कि अगर तुम पर गई होती तो तुम्हारी तरह काली होती। मुझे तो काले पक्षियों से सख्त नफरत है, पर क्या करूँ, खुद की माँ काली, इसीलिए बर्दाश्त कर लेती हूँ। चिंकी बेटा, जो काले से दूर भागता है ना, उसकी जिंदगी काले पर ही जाकर चिपक जाती है। तेरे पापा भी काले पक्षियों से नफरत करते थे, लेकिन उनका दिल किसी काली सूरत पर आकर अटका, और लाली लिपस्टिक लगाने से सुंदरता बढ़ती नहीं है, कभी कभी खराब भी हो जाती है, समझी। कोयल और चिंकी चिड़िया कहने को तो माँ बेटी थी, पर वो दोनों आपस में दुश्मन की तरह लड़ती थी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कोयल चिंकी चिड़िया से उसकी शादी की बात करती है। चिंकी तू बड़ी हो गई है, मैं सोच रही थी क्यों ना तेरी शादी करवा दूं। मैंने तो तेरे लिए पैसे भी जोड़ रखे हैं शादी के लिए। माँ मैं जानती हूँ मैं बड़ी हो गई, और जिस तरह से तुमने मेरी शादी के लिए पैसे जोड़े, उसी तरह से मैंने तुम्हारे लिए दामाद देख लिया। वो आपकी तरह काला नहीं है, मेरी तरह गोरा और सुंदर है। आप एक बार कबूतर से मिलना, अगर वो आप पसंद ना आए तो भी रिश्ते के लिए हाँ करना, क्योंकि शादी तो मैं उसी से करूंगी। तू मुझे बता रही है या धमका रही है? जो भी समझो माँ। अच्छा मैं चलती हूँ, कल कबूतर को डिनर पर बुला लूंगी। इतना बोलकर चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्योंकि कोयल एक खुले विचार की माँ थी, इसलिए वो चिंकी की बातों का बुरा नहीं मानती। और अगले दिन जब चिंकी चिड़िया अपने बॉयफ्रेंड कबूतर को अपने साथ घर लाती है, तो कबूतर के हाव भाव से ही कोयल कबूतर की असलियत को पहचान जाती है, और वो समझ जाती है कि कबूतर चिंकी के लिए ठीक नहीं है। और कबूतर के जाने के बाद कोयल चिंकी को समझाने की कोशिश करती है। चिंकी बेटा तू ये मत समझना मैं और माओ की तरह हूँ जो अपनी बेटी की पसंद को नापसंद कर दे, पर चाहे वो कितना ही अच्छा दिखने में क्यों ना हो, पर वो कबूतर तेरे लिए अच्छा नहीं है, उसका पीछा छोड़ दे। सच में माँ आपको ये लगता है कि मैं किसी के पीछे पड़ सकती हूँ? मैं आप नहीं जानती, कबूतर बहुत अच्छा है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। और एक बात और, मैं कबूतर की नहीं बल्कि कबूतर मेरे पीछे पड़ा है। बेटा ऐसे लड़के पीछे ही पड़ते हैं, और तब तक पीछे पड़े रहते हैं जब तक तुम जैसी भोली चिड़ियाओं को अपना ना ले। बेटा इस शादी करने के बाद ना तू कैद हो जाएगी। मुझे कबूतर बहुत शकी और सनकी किस्म का पक्षी लगा, मुझे नहीं लगता इसे किसी की भी कदर है। अगर ऐसा होता तो वो आपसे मिलने यहाँ नहीं आता, और ना ही आपसे इतने प्यार से बात करता। वो आप पर भी तो गुस्सा करता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुझे और मेरे घर वालों से मतलब है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। आपने मेरी शादी उससे नहीं कराई तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। कोयल चिंकी चिड़िया को काफी समझाने की कोशिश करती है, पर चिंकी चिड़िया अपनी माँ कोयल की एक बात नहीं सुनती, जिसके बाद कोयल भी इस रिश्ते के लिए हाँ करती है, और उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा, जो कि चिंकी चिड़िया बचपन का दोस्त था, वो भी चिंकी चिड़िया को पसंद करता था, पर चिंकी चिड़िया उससे दूर दूर रहा करती क्योंकि उसका रंग काला था। ऐसे ही एक दिन जब कालू को पता चलता है कि चिंकी कबूतर से शादी कर रही है, तो कालू कौवा कोयल से मिलने आता है। आंटी मैं ये क्या सुन रहा हूँ, चिंकी उस पागल सनकी कबूतर से शादी करने वाली है? आप इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर सकती हो? क्या करूँ बेटा, मैं मजबूर हूँ। मेरी बेटी उस कबूतर के प्यार में अंधी हो चुकी है, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और मैं जानती हूँ मेरी बेटी उससे शादी करने के बाद बड़ी दुखी रहेगी। इसीलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कभी भी चिंकी को तुम्हारी जरूरत हो तुम पीछे मत हटना, उसका साथ देना। आंटी ये जानते हुए कि आपकी बेटी जिससे शादी करी वो पक्षी ठीक नहीं है, आप इसकी शादी करा रही हैं, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। इसलिए मैं वादा करता हूँ कबूतर चाहे कुछ भी कर ले, मैं चिंकी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा उसके साथ रहूंगा। कालू कौवा कोयल से वादा करता है कि हमेशा चिंकी चिड़िया के साथ रहेगा। अब बहुत जल्द चिंकी चिड़िया की शादी कबूतर से हो जाती है। शादी के बाद चिंकी चिड़िया बहुत खुश थी, आखिर उसका जीवन साथी उसकी तरह गोरा जो था। पर शादी के बाद धीरे धीरे कबूतर का प्यार चिंकी के लिए कम होने लगता है, और अब कबूतर चिंकी को उसकी माँ से भी बात करने पर रोक टोक लगाने लगता है। देखो तुम हर समय फोन पर लगी रहती हो, आखिर तुम अपनी माँ से क्या बात करती हो इतनी? मुझे तुम्हारा फोन पर इतना पक्षियों से बात करना पसंद नहीं, इसलिए अब से तुम फोन नहीं चलाओगी, तुम्हारा फोन मेरे पास रहेगा। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे कहने पर मैंने अपने सारे दोस्तों से बात करनी छोड़ दी, मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया, हर समय घर में रहती हूँ। अगर मैं अपनी माँ से अपनी सुख दुख नहीं बांटूंगी तो क्या मैं दीवार से बात करूंगी? जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, और ना ही बाहर जाने की। और हाँ, कल से तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम सिर्फ और सिर्फ साड़ी में रहोगी। और हाँ, तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं दिखना चाहिए, और ना ही तुम छत पर जाओगी, तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं देखेगा।
कबूतर एक नंबर का शकी पक्षी था। वो चिंकी चिड़िया पर इतना ज्यादा शक करता कि अब चिंकी चिड़िया का घर में ही कबूतर के साथ रहना मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे चिंकी चिड़िया को अपनी माँ की कही हर बात पर विश्वास होने लगता है और एक दिन चिंकी चिड़िया घर में बैठकर रो रही होती है। तभी उससे मिलने वहाँ कालू कौआ आता है। कालू, माँ बिल्कुल सही थी, मैंने माँ की बात नहीं सुनी, मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए थी, मैंने उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम और माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ सकी। कोई बात नहीं चिंकी, गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं और अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम पिछले 6 महीने से अपने माँ से मिलने नहीं आई। मैं हर रोज तुम्हारे घर आता था पर तुम मुझे घर में नहीं देखी ना, इसीलिए आज मैंने कबूतर को जाते हुए देखा तो मैं तुम्हारे घर आ गया। कालू, मुझे अपने इस बुरे पति के साथ नहीं रहना, उसका दिल बहुत काला है, मुझे यहाँ से ले चलो। चिंकी, मैं तुम्हें यहाँ से इस तरह से नहीं ले जा सकता। अगर मैं तुम्हें यहाँ से ले गया तो कबूतर मुझ पर केस कर देगा और फिर वो मुझसे तुम्हें छीन लेगा, इसीलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और कबूतर को छोड़ना होगा। तो फिर चलो हम शादी करेंगे और मैं खुद कबूतर से सारे रिश्ते नाते तोड़ लूंगी, फिर मैं देखती हूँ कौन सा कानून मुझे मेरे काले पति से दूर करता है और मेरे गोरे पति के पास भेजता है। चिंकी चिड़िया अपनी गलती को सुधारने के लिए कालू कौवे से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और उससे शादी करके डाइवोर्स पेपर लेकर कालू कौवे के साथ कबूतर के घर आती है, जहाँ कबूतर चिंकी चिड़िया को कालू कौवे के साथ गुस्से में देखकर पागल हो जाता है। मैं जानता था मैंने गलती करी तुमसे शादी करके, अगर मुझे पता होता कि तुम जैसी चिड़िया को 2 पति रखने का शौक है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अगर मुझे पता होता तुम्हें अपनी बीवियों को कैद रखने का शौक है तो मैं भी तुमसे कभी शादी नहीं करती। अब चिंकी चिड़िया अपने गोरे पति को छोड़कर अपने काले पति के साथ रहती है और कालू कौवा उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देता है जो उसे कबूतर से कभी नहीं मिली थी।